Welcome back all the students of second semester. Uh, in this session, we will resume from where we have left in our previous session. Before proceeding, we will try to recap whatever we have covered earlier. So this was our first unit, whose topic was basic first aid. है ना? तो बेसिक फर्स्ट एड क्या है? इसका एम इमरजेंसीज को डील करना, टॉप टू टो असेसमेंट, hand washing and hygiene, type and contents of first aid techniques जिसमें ड्रेसिंग, evacuation, transport और first aid related with basics of respiration और breathing, no breathing, difficulty or drowning, choking, strangulations और swelling within the throat. यहाँ तक हम सब कुछ पढ़ चुके थे, ये है ना? इसके बाद में हम ये भी पढ़ चुके थे, सी के बाद में डी जो इनका एक हेडिंग है, फर्स्ट एड रिलेटेड विद हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशंस। तो इसमें आपको ध्यान है हार्ट और इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट एड रिलेटेड विद द बोन्स, ये भी हम लोग कवर कर चुके थे। और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन्हें मैं स्क्रॉल करता हूं, देखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एड रिलेटेड विद बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड इंजरीज। आई थिंक बेसिक हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। लास्ट टॉपिक कौन सा था? शायद ये था स्वेलिंग विद इन थ्रोट। डाइजेस्टिव सिस्टम सर। ओके, इंटेस्टाइन्स वगैरह का था जो आप पढ़ चुके थे ना? जी सर। हाँ, यस। तो ये फ्रैक्चर्स वगैरह हो गया था, फैट्स, कन्फ्यूजन, सीजर, और एक्चुअली दोनों सेमेस्टर्स में काफी कुछ एक मिलते जुलते भी हैं टॉपिक्स। तो जो हमने जहां से छोड़ा है उसको हम आगे ले लेते हैं ना। देखिए, ये स्क्रीन आ रही है, फर्स्ट एड रिलेटेड विद हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन। अगर इसको हमने कल कवर भी किया था तो हमारे इस तरीके से पीपीटीज में नहीं था, है ना? इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब यहां से हम चलते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट एड रिलेटेड विद हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन? हमारी बॉडी में ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट, ब्लड और सर्कुलेशन। हार्ट अगर हमारा काम कर रहा है तो ब्लड ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होगा, और ब्लड अगर सर्कुलेट हो रहा है तो हमारे बॉडी के सभी टिश्यूज में और सभी जगह पर हमारा ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच रही है। और हमारी बॉडी को अगर ब्लड और ऑक्सीजन मिल रही है तो हमारी लाइफ को कोई बड़ा खतरा नहीं है। और अगर ये इसमें कोई कमी आ रही है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है। फर्स्ट है हार्ट अटैक, माइकार्डियल इन्फेक्शन। हार्ट अटैक में क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में क्या रहता है? सबसे चेस्ट पेन सबसे ज्यादा होता है, बहुत तेजी के साथ होता है। डिस्कम्फर्ट, बहुत ही व्याकुल हो जाता है आदमी, बहुत ज्यादा दर्द होता है उसके हाथों में भी, गर्दन में, जबड़ों में, बैक में। उसके सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है, सांस बहुत कम जाती है, और उसको वॉमिटिंग्स भी कुछ बार होने लगती हैं, और उसको ठंडा पसीना आने लगता है। ये सिम्टम्स हैं किसके? हार्ट अटैक के। इससे हम जान सकते हैं कि ये जो दिक्कतें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, ये हार्ट अटैक का एक कारण है। अब ऐसी स्थिति में आपके घर में अगर एस्प्रिन हो, टैबलेट्स वगैरह, तो वो आप दे दें। एस्प्रिन क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड को पतला कर देते हैं, है ना? ब्लड हार्ट अटैक हमें कब आता है? जब हमारी किसी आर्टरीज में ब्लड का
सर्कुलेट हो पाना रुक जाता है और हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, तब हार्ट अटैक पड़ता है ना। ब्लड की क्लॉटिंग कहीं पे भी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में इन सब चीजों के साथ में एक चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सीपीआर फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। यस, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिएशन। इसमें क्या होता है कि 30 से 40 बार हम उसकी छाती को दबाते हैं, उसके बाद उसको सांस देते हैं मुंह से या नाक से, फिर 30 से 40 बार, और ऐसा 1 मिनट में 120 से 30 बार होना चाहिए। ये फर्स्ट एड है हार्ट अटैक के लिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि कार्डिक अरेस्ट क्या है। सर यस, सर लास्ट स्लाइड में आपने उसके सिम्टम्स बताए थे कि हार्ट अटैक आएगा। सर उसमें आपने एक लाइन बोली थी ठंडा पसीना आ जाना शुरू। सर ठंडा हाँ, पसीने से क्या मतलब होता है? ठंडे पसीने से ये मतलब होता है कि सर्दी का टाइम है, जनवरी है और खूब सर्दी है, उसके बावजूद उस बंदे को इतना पसीना आने लगेगा बहुत हैवी कि उसके पैरों तक से पसीना निकल जाएगा। और गर्मी के टाइम में गर्मी से तो पसीना आता ही है, लेकिन जी सर। बॉडी गर्म होती है, यहाँ पे बॉडी भी गर्म नहीं होगी। ठीक है, जी सर। हाँ, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगली स्लाइड में जो हम देख पाएंगे, दैट इज कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में कुछ अंतर है। संदीप लिख रहे हैं सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, सबसे छोटी यूनिट जो है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाता जो बॉडी के लिए चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ है? एक मिनट, नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, इसका ध्यान रखिए आप लोग भी। तो क्या होता है कार्डिक अरेस्ट में, हम सांस नहीं ले पाते, और ये वो स्थिति होती है जहां पर हमारा जो ये हार्ट है ना, इस हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड ले जाती हैं, वो इस हार्ट को ही ब्लड नहीं दे पाती। ये आर्टरी है, देखो ये दिख रही है जो, ठीक है। और ये आर्टरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये खुद ये हार्ट जो है उसको ब्लड ले जाती है, और जब ब्लड नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और एनर्जी नहीं पहुंचती है, तब क्या होता है कि सेल्स हमारी और मसल्स और टिश्यूज मरने शुरू हो जाते हैं। आप नाक आपकी अच्छी तरह बंद कर लीजिए और मुंह अच्छी तरीके से बंद कर लीजिए, आपको सांस न लेने दी जाए, तो आपका पूरा शरीर जितने हैवी तरीके से रिएक्ट कर सकता है वो करेगा। और दबाने वाले में अगर शक्ति आपसे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी मौत होगी, और नहीं तो आपका शरीर फुली रिस्पॉन्ड करेगा इसके लिए, है ना। तो ये होता है। हाँ, नेक्स्ट, अभी शायद सिमरन का मैसेज था, आवाज नहीं आ रही है, बाकी के लोग सुन पा रहे हैं? सर बस कम आती है सर, स्लो आती है आवाज। सभी के लिए ऐसी प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है। नो सर। अच्छा, देखिए क्लियर है। ठीक है, देखो कुछ लोगों को अगर नहीं सुनाई देता है तो वो नेटवर्क की उनकी प्रॉब्लम अपनी वहां की हो सकती है, ये चीजें ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ये कार्डिक अरेस्ट से अलग टॉपिक है। अगर कहीं ब्लीडिंग होती है और ब्लड ज्यादा निकल जाता है, तो आपको मालूम है कि ब्लड ही हमारा एक वो फ्लूइड है शरीर के अंदर जो पूरे शरीर को सब कुछ पहुंचाता है। ब्लड शरीर में लगभग कितना होता है मालूम है? 5 लीटर्स, 4 to 5। 4 to 5 लीटर्स, यस। ब्लड किस में ज्यादा होता है, मैन में या वुमेन्स में?
सर मेंस और मेंस में कितने समय में ब्लड पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाता है? 35 मिनट सर। सॉरी, 35 मिनट सर। 30? 35। यस। और आपके शरीर में जितनी भी सेल्स हैं, बॉडी में जितनी भी मसल्स और टिश्यूज बने हुए हैं, ये सब मर जाते हैं, सब मरते हैं, रोज मरते हैं, है ना? और 7 साल के पीरियड में, 7 साल पहले जो भी कोई मसल्स या टिश्यूज और उसके वो बने थे, वो सब रिप्लेस हो जाते हैं। 7 साल बाद आपका मॉडल हो जाता है 7 years ओल्ड, बट आप एक नए होते हैं, ठीक है? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तो क्या हो जाता है, मॉडल हो जाता है। और आप मेड इन 90 हैं, बट आप हर 7 साल में लगभग रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मालूम है वर्ल्ड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक बंदे ने अपनी बॉडी पे इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं कि 1400 करोड़ रुपए के करीब खर्चा किया उसने, और उसने अपनी एज करीब 32-34 साल से 16 साल में अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर लिया है, मालूम है? सच जी मान, सर। जी सर, उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो दिन रात ऑक्सीजन लेता है और ब्लेंडेड फूड खाता है, और एक मतलब पूरा एक रूटीन रहता है उसका जिसको वो फॉलो करता है, जिससे उसने उसकी अभी की एज 40 इयर्स ओल्ड है, और अपनी हार्ट की एज और स्किन एज को रिड्यूस कर दिया उसने। यस यस। और आपको मालूम है ऐसे लोग भी हैं जो लाइफ में जिन्होंने कई सालों से खाना नहीं खाया है, मालूम है, और फुली स्ट्रेंथन्ड हैं वो। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब है फर्स्ट एड रिलेटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये टॉपिक हमने कल करवाया था, लेकिन आपका पीपीटीज में कवर नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग में भी नहीं था, इसलिए लेना जरूरी है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? देखिए, आप शुरू हुए यहाँ से, माउथ से, और जो भी चीज यहाँ से, ये फेरिंग्स है जहाँ पे स्वर, सांस की नली और खाने की नली मिलती है। ये इसोफिगस है, ये नली जो आ रही है हमारी, और यहाँ से ये हमारा पेट शुरू होता है, और यहाँ पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारा जो भी खाना है वो पूरी तरीके से पचने के बाद हम वेस्ट के रूप में हमारा इसमें एनाल्स में आ जाता है। ये हमारा पूरा जो सिस्टम है ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक? तो ये हमारा माउथ टू एनस जो पूरी प्रोसेस है वो इसका एक पार्ट है, ठीक है? अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, कई पॉइजनिंग हो जाती है, या इनमें किसी तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है, या ये इसोफिगस का यहाँ पे जो एक पार्ट है इस जगह पे, देखिए यहाँ पे इस जगह में आपको डकारें आती हैं, खाना उल्टा चलने लगता है, और जब खाना इधर से इधर जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मालूम है? पेरिस्टलिसिस। आपका जैसे पंप होता है हार्ट, उस तरीके से ये आपकी जो ट्रैक्ट है ये फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, और खाना नीचे आपका आंत तक चलता चला आता है, और ऐसे ही खाना यहाँ तक आता है, यहाँ पे आके ये पैक हो जाता है, और फिर जब हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए तो ये वेस्टेज सब निकल जाता है। डायरिया क्या है? आप जानते हैं जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे मतलब ओवर स्टूलिंग हो, तो हमारी फ्लूइड्स की कमी बॉडी में हो जाती है, वो कंडीशन डायरिया की बनती है। और ऐसी स्थिति में हमें सभी लिक्विड्स को लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कैफिनेटेड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स को। मैं हेडिंग्स के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट में देखिए। सर एक क्वेश्चन था। यस।
सर लास्ट स्लाइड में आपने कहा था कि ईसोफेगिस में जब हम लोग फूड को स्वॉलो करते हैं या गल्प करते हैं तो उसको हम लोग सर एक शब्द बताते हैं, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। उसको क्या करते हैं? सर गल्प करते हैं, नॉर्मल स्वॉलोइंग उसका एक, और जब वो दोबारा निकल के आता है तो हाँ, सर उसके लिए आपने एक शब्द बताया था। उसके लिए सब था GRD। नो सर, सर GRD। आपने कहा था कि कभी कभी वो वापस बाहर आ जाता है। खाना बाहर आता ना, हमें परमिटेशन। डकार हमें आती है और डकार के साथ में खाना बाहर आता है, तो जी सर। इसको गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें हमारा जैसे खाना वापसी में आता है। सर फिर वो परमिटेशन। नहीं, वो जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना हमारा बॉडी में अंदर जाता है, उस प्रोसेस में हम उसको प्रेस्टिलेसिस बोलते हैं, है ना। और हिंदी में उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का मतलब होता है बार बार, जैसे हार्ट बीट होती है, तो हार्ट में भी आपको मालूम है कि ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें आर्टरीज। इन्हें क्या आर्टरीज कहते हैं? एंड सर किन्हें सर? ये क्या कहलाते हैं? ऑरिकल्स। और नीचे के पार्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? वेंटिकल्स। अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे, इन दोनों के बीच में एक बल्ब होते हैं, है ना। और यस सर। ये बल्ब ऐसा होता है कि आ, जब ये हमारा हार्ट का नीचे वेंटिकल सिकुड़ते हैं तो ये भी सिकुड़ जाता है और ये खुल जाता है बल्ब। यहाँ जो ब्लड भरा होता है वो हमारा ऑरिकल से किस में आ जाता है? वेंटिकल में। यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि ये हमारा इसमें आ जाता है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब हमारा खाना उल्टा चलने लगता है नीचे की बजाय, तो ये GRD कहलाता है। ठीक है। जी सर। और आपको खट्टी डकारें आती हैं, जलन वाली डकारें बहुत आती हैं, इसे हम एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी का मतलब क्या है कि सर आप, मोर प्रोडक्शन ऑफ HCl। हाँ, मोर प्रोडक्शन, और यू कैन से कि HCl जो है वो खाना खाने को प्रॉपरली पचा नहीं पा रहा है। आपके खाने में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हैं जो माइक्रोफोन ऑफ करिए, आगे देखिए। अब ये हमारा ऑर्गन्स ऑफ GI सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। टंग से टाइलिन होता है हमारा एंजाइम जो निकलता है, और उसके बाद फेरिंग्स, एपिलोगाइटस, इसोफेगस, ये लीवर है, और इसी से होता हुआ हमारा ब्लड गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, और ये हमारी इंटेस्टाइन्स है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में सबसे पहले खाना जो हम लेते हैं मुंह में, उसको बोलते हैं क्या? इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन। यहाँ से एपिग्लॉइटिस, यही वो जगह है जहां से हमारा भोजन अगर वापस जाता है ऊपर, तो हमें डकारें आती हैं और मुंह में खाना तक आ जाता है। गैस्ट्रो रिफ्लेक्स होता है ये। ईसोफेगस से होता हुआ हमारा स्टोमक में खाना आता है। इसी स्टोमक में आने के समय पर ही हमारे लीवर से जो एक ग्लैंड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल ग्लैंड होती है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस सर गॉल ब्लैडर से हमारा जो निकलता है क्या? बाइल। यस, बाइल निकलता है। बाइल जूस जो निकलता है वो हमारा इससे आ जाता है किसमें? स्टोमक में। स्टोमक। और इधर पेनक्रियाज है ये, इससे हमारा खाना स्टोमक से जब आगे चला तो इसमें आके मिल गया। पेनक्रियाज से क्या 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 काम होता है पेनक्रियाज का? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन। पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है सर। तो ये खाना जो हमारा आया, इस खाने में जो भी हमारे शरीर को मिलने वाली चीजें हैं, आइदर दे आर, जो भी एनर्जी के रूप में हमें मिलती हैं। एनर्जी किस रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में।
तो उस ग्लूकोज के साथ में हमारा जो इंसुलिन है रिएक्ट करके उसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा हर सेल तक ले जाता है। तो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, उनके द्वारा होता है। और ये आप याद रखना कि बीटा सेल्स जब खुद ही अपनी बॉडी उसे मारने लगती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टाइप 1 autoimmune डायबिटीज। disease. टाइप 1 डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा सबसे ज्यादा जो चाहे फैट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो और चाहे प्रोटीन्स हो, उनका एब्जॉर्बेशन किस में होता है? Small intestine में. स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ही सबसे लंबी होती है और ये इसी तरीके से पड़ी रहती है और लास्ट में से ये जाके मिलती है हमारी किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन तक बहुत कुछ एब्जॉर्बेशन हो चुका होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हमारे जो जिसे हम कहते हैं लिक्विड जैसा बन गया होता है बॉडी में, तो वो चीजें जाके उनमें से पानी और तमाम चीजें वो अलग अलग हो जाती हैं, जो यूरिन के रूप में चला जाता है और बाकी का सॉलिड वेस्ट अलग चला जाता है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके होता है। ये जो दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों को? यस सर। यस सर। देखिए, ये क्या कहलाता है? डायफ्राम। सर नहीं नहीं इसको NS कट कर अपेंडिक्स। हाँ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहलाता है। अब ये जब ये स्वेल हो जाता है उसको कट करवाना पड़ता है। हाँ, अपेंडिक्स का ह्यूमन बींग्स के लिए कोई यूज नहीं है ना? हम यस लोग सर, अगर ये हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए करता है। अगर हम लोग कोई हरी सब्जी खाते हैं तो हमारे स्टूल जो पास होता है वो भी ग्रीन होता है। तो हम लोग क्लोरोफिल और जो सेल्यूलोज वगैरह होता है उसे पचा नहीं पाते हैं, जानवरों को जरूरत होती है इसकी। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारी जो ग्लैंड्स हैं, आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी में कौन सी है? Liver. कितनी बड़ी तक होती है? 2 से 2.5 किलो तक। फिर गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, बट ये जीआई का पार्ट नहीं होती सभी। ये तीनों जीआई का पार्ट है और इनमें से जो भी वो निकलते हैं एंजाइम्स या जो भी कुछ, वो हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हार्मोन्स एंड नर्वस कंट्रोल। अब बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ऐसे निकलते हैं जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और हमारा जो लीवर है वो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि हम जो कुछ खा पी रहे हैं उस खाने पीने में क्या वही चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। आप समझिए, ये लीवर कैसे जानता है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? कैसे जानता है? हमारे जो जीन्स होते हैं, जीन्स में वो सब चीजें अपडेटेड होती हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप अपने मोबाइल पे जो बात बोलते हैं उस मोबाइल को जब टाइप करते हैं तो पहली बारी में वो बहुत गलतियां करता है। एक शब्द जो सही से नहीं लिख पा रहा है उसे आप तब तक बोलें जब तक वो सही से लिख ले। फिर दोबारा बोलेंगे तो फिर क्या होता है, फिर वो ऑटोमेटिकली उसे पकड़ लेता है कि नहीं? ऐसा आसानी से हो जाता है। फिर उसी तरीके से लीवर में हमारे जेनेटिकली जो कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं वो इतनी होती हैं कि वो जानने लगती हैं कि बॉडी को नुकसान करता है तो हमारी नुकसान वाली लिस्टिंग में चला गया, कौन सा फायदा करता है फायदे वाली में चला गया, किसको हमें ब्लड स्ट्रीम में भेजना है, किसको रोकना है, ये सारा काम लीवर का ही है। इसीलिए हम लीवर को क्या और कहते हैं? सेकेंड ब्रेन। ठीक है, आगे देखिए फंक्शंस ऑफ जीआई। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, रेगुलेशंस ऑफ ब्लड शुगर, ये और एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारा काम जीआई का ही है, खास बात नहीं है। कॉमन जीआई डिजीजेस, देखो ये है जीईआरडी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस, क्रोन्स डिजीज,
and ulcerative colitis are examples of common gastrointestinal disorders. ये सब हमारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का काम है। इन्फेक्शंस, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड पॉइजनिंग कैन आल्सो अफेक्ट जीआई सिस्टम। ये तो हमारी डिजीजेज हैं ऊपर की, और ये क्या है, ये इन्फेक्शंस हैं। अगर हमारा इन्फेक्शन हो या कोई खाना ऐसा है जो हमें नहीं पचता है, उस सबको हम कैसे पचाएंगे, क्या करेंगे, इस चीज पे ध्यान देता है। डाइट एंड लाइफ स्टाइल, ऑर्गन्स ऑफ जीआई। जीआई के ऑर्गन्स आपको दिख ही रहे हैं। अब हमारी डाइट एक्सक्यूज और मी लाइफ सर, स्टाइल। यस, सर लास्ट स्लाइड में अल्सरेटिव कोलाइटिस, सर व्हाट इज दिस डिजीज, क्या होता क्या है सर इसमें? अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, हमारी आंत जो होती है ना, आंत के अंदर वाले सेक्शन में, जिसमें हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी जानते हैं? जी सर, एक्चुअली आपको एक हाँ वायर रॉड अटैच्ड विद कैमरा होता है जो एनस से पास करके हमारी इंटेस्टाइन में। हाँ, और दूसरा एक होती है एंडोस्कोपी। वो क्या होती है? यस सर। सर वो वो मुंह मुंह से के पास थ्रू करते हैं। कैमरा डाला जाता है। हाँ, तो हमारी कॉलन्स जो होती है, ये कॉलन है जो छोटी आंत, जिसे हम कॉलन भी कहते हैं, इसके अंदर वाले जो वो लेयर्स हैं, उनमें जब फोड़े पड़ जाते हैं, फुंसियां बन जाती हैं, जख्म बन जाते हैं, तो उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। यस सर। कोलाइटिस किससे बना है? कॉलन से। पोलन से। कॉलन से कोलाइटिव, और अल्सर से अल्सरेटिव, तो वो मिला के क्या कहलाता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइट। एनी डाउट नाउ? नो सर। ओके, shall we proceed now? श्योर सर। Okay. Ritik, you are saying no, sir. That means, Ritik, तो नमस्ते सर सर। नहीं कह रहे हैं वोकेशनल कोर्स बता दीजिए, मैं बता दूंगा डेफिनेटली। यस ऋतिक। सर ये नोट्स है जो हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी मैं करवा दूंगा। करवा दीजिए सर, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करें। कल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अच्छा ठीक। ठीक है, और कोई? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बेसिक्स ऑफ डायरिया। डायरिया के बारे में कुछ जानकारियां आपको लेनी चाहिए। और डायरिया के बारे में, डायरिया बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसकी वजह से ही हम लोगों को जो कॉलरा वगैरह होता है, उसकी पोजीशन बन जाती है। तो इससे बहुत सचेत रहना चाहिए। और इससे सचेत रहने के आपके घर पे जो तरीके हैं, वो ये हैं, एक से लेके यहाँ तक एक्टिवेटेड चारकोल्स। आ जाइए। डायरिया इज ए कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज वाटरी स्टूल्स। एक ऐसी स्थिति जहां पे हमें बार बार मोशंस के लिए जाना पड़ता है, और बहुत लूज होता है, और बहुत ही ज्यादा पानी जैसा आता है उसमें। ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अब क्यों होता है ऐसा, डायरिया क्यों बनता है? उसका कारण है, आपकी आंतों में कोई वायरल, बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स में अंतर मालूम है ना सभी को? नो सर। नो मालूम है? सर। नहीं। तो देखिए, वायरल जो है, वीडियो बहुत वायरल हो गया है ना, इसका मतलब क्या है? वो बहुत लोगों तक पहुंच गया, और विदाउट किसी कम्युनिकेशन चैनल के। जैसे वीडियो को वायरल होने के लिए तो कम्युनिकेशन चैनल क्या चाहिए? इंटरनेट। और किसी बीमारी के जनक को बिना किसी चैनल के वो स्प्रेड हो पाए, जैसे अभी कोरोना हुआ था, उसमें हमें फिजिकल टच की भी जरूरत नहीं थी, और वो हमें एक से दूसरे में पहुंच रहा था। और ये कुछ टाइम के लिए प्रभावित होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है।
बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी चीज पे डेवलप होते हैं, उन्हें कोई बेस चाहिए। और पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी चीज के ऊपर डेवलप होते हैं, इन्हें ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन के लिए इन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो हमारी आंत में कोई ऐसे बैक्टीरिया चले जाएं जो नुकसान पहुंचा सकते हो, उनके कारण भी हमें डायरिया हो सकता है। और पैरासाइट्स बहुत तरीके के प्रोटोजोआज वगैरह होते हैं, और आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत सारी चीजें, वो हमारी बॉडी में रहते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, जिन्हें हम क्या कहते हैं मालूम है? एक वर्ड अगर आप बायो के कोई हैं तो आपने पढ़ा होगा, एंजाइम्स। विलाइज। पढ़ा है? Yes. VILLI, यस विलाइज या विलीज, ऐसा ही कुछ वर्ड यूज होता है उनके लिए। ये क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में सहयोगी होते हैं। तो बैक्टीरिया का मतलब ही ये नहीं है कि ये आपके दुश्मन है। यहाँ टॉपिक से हटके मैं एक बात करूं आपसे। जी सर। Yes, sir. आप सभी को मालूम होगा आयुर्वेद के फादर कौन है? जी सर, ऋषि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। पतंजलि आयुर्वेद के नहीं है। नहीं सर, ऋषि चरक। फर्क है? लास्ट जी सर। आर यू श्योर? होम्योपैथ के कौन है? जी सर, रिपीट प्लीज। होम्योपैथ के फादर कौन है? और इसके अलावा यूनानी के कौन है? और मॉडर्न जो मेडिसिन सिस्टम हमारा इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं एलोपैथ, एलोपैथ के फादर कौन है? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट, हिपोक्रेटस नाम है उनका। यस आपने देखा होगा आयुर्वेद के जो जनक हैं वो धन्वंतरी हैं। कौन है? धन्वंतरी। और यूनानी के जो हैं वो हैं कौन? वैद्य सुसेन, शायद यही नाम है। और उसके क्या नाम है, ये जो आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथ और होम्योपैथ। होम्योपैथ, होम्योपैथ के कौन है? इंग्लिश नाम है, मेरे जबान पे रखा है बट आ नहीं रहा है अभी। और मैं अभी, हाँ, हैनीमैन, HANNYMAN, HANN, ये गलत है, डबल वाई नहीं, डबल एन होगा, हैनीमैन। हाँ? अब आप एक चीज जरा ध्यान देना, मैं आपके सर। दिमाग, हाँ, सर बट अकॉर्डिंग टू गूगल एलोपैथी के जो डॉट हैं वो भी हैनीमैथ ही हैं। गलत है वो, क्या? गलत है, गलत है। ओके सर। और मैं इसीलिए इसीलिए इस इंस्टेंस को छोड़ा है कि मैं आपके दिमाग को फिर एक वो एक्सरसाइज देना चाहता हूं कि आप पता लगाएं कि एलोपैथ का फादर कौन है। और आयुर्वेदा डे मनाया जाता है, मनाते हैं ना? यूनानी भी मनाते हैं। और ये जो कौन सा है तीसरा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, इन सभी के फादर हैं और इन सभी का डे मनाया जाता है। एलोपैथी जो दुनिया में चल रही है आज की डेट में, और ये एलोपैथ वाले कहते हैं ये सब बेकार हैं, प्राकृतिक चिकित्सा हुई या आयुर्वेद हुआ या कुछ हुआ, सब बेकार हैं, एलोपैथ साइंटिफिक है। एलोपैथ के फादर का डे क्यों नहीं मनाया जाता? ये एक असाइनमेंट है आप सभी के लिए, ठीक है? आप खोज के लाएंगे। मोर जी देन सर। हाफ सेंचुरी जो कैंडिडेट्स हैं इसमें, एलोपैथ के फादर कौन है और एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपना डे क्यों नहीं मनाते? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जी सर। तो ढूंढिए इसे, आगे बढ़ते हैं। सर, सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड।
सर डिफरेंस क्या है आयुर्वेद और यूनानी में? देखो, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का आप इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधों का, हर्ब्स का। और यूनानी मेडिसिन्स में ये ग्रीक जो सिस्टम था हमारा मेडिसिन का, वहां यूज होता था। आयुर्वेद इंडियन है, और वो यूनानी यूनान का था, जहाँ का अलेक्जेंडर था। ठीक है। और आपको मालूम है चाइना में एक सिस्टम है जो यूज होता है मेडिसिन में, वो क्या है पता है? सर आप उसको कहते इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बता दीजिए। हाँ उसको मैं कहता हूँ, बताता हूँ अभी। चाइना में जो एक यूज होता है, उसको 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 क्या कहते हैं, मेरी जीप पे रखा है, मैं भी बताता हूँ आपको। नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। चाइना में एक प्रैक्टिस थी, मालूम है मेडिसिन में क्या थी? क्या सर? कि वहां के जो डॉक्टर या वैद्य हुआ करते थे, वो लोगों से पेमेंट लेते थे। कब मालूम है? व्हेन दे आर नॉट इल। जब आदमी बीमार नहीं होता था तो पेमेंट लेते थे, और अगर बीमार हो जाता था तो वो वैद्य जो होते थे वो उसे पेमेंट देते थे मरीज को। आपको लगेगा बड़ा विचित्र है कि नहीं? स्वस्थ रहने पर आपने व्यय देना है, और अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको व्यय मिलेगा। आपको मिलेगा। एक तरीके से इंश्योरेंस टाइप्स है ना? नहीं, हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट में अभी बता। हाँ, ये, हाँ एक्यूपेंचर बोलते हैं इसको। यस, ACCUPUNTURE, एक्यूपेंचर। तो सर उसमें तो स्मॉल नीडल्स हर एक पॉइंट्स पे लगाई जाती हैं, जो मोर देन 300 पॉइंट्स रहते हैं हमारे नर्व्स वेसल्स पे, एक एक उनमें। एक्यूपेंचर है, और इसके अलावा ऐसे ही 4-5 सिस्टम्स और भी हैं, है ना। इनमें इन जो फिजिशियंस थे, इनके पास में ये क्षमता थी कि बीमारी को आने से पहले ही ये पता लगा लेते थे कि ये बीमारी इस बंदे में डेवलप होने जा रही है, और बीमारी के आने से पहले ही इसका इलाज कर देते थे वो लोग। समझ रहे हैं कितना एडवांस सिस्टम था? सर सिम्टम तो दिखाई देते होंगे ना, पर सिम्टम्स बिल्कुल दिखाई देते हैं। वैद्य बहुत लोग ऐसे आज भी हैं जो आपकी नब्ज पे हाथ रख के बता देंगे आपकी बीमारी क्या है और कब से है, और इवन आपने क्या खाया था बता देंगे वो लोग। समझते हैं आप? और मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पे। यस सर। एक है जिसको बोलते हैं हम रेकी हीलिंग, REIKY, रेकी। और एक सिस्टम है जिसका जो ऑफिस है वो है यहाँ पे इलाहाबाद में, और वो मैग्नेटिक थेरेपी है। और बहुत सारी ऐसी वंडरफुल चीजें हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य आपको होगा कि हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में जो आज रह रहे हैं साइंटिफिक दुनिया में, ये हमारे लिए बेहतर है, या वो सिस्टम बेहतर है जो पुराना था? हाँ। सर ये मैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है? हमारी बॉडी जो है वो सब वो कुछ किससे बना है? सर एक्चुअली हमारी बॉडी की खुद की इलेक्ट्रोलाइट्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो मैंने सर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग का घर पे जो वास्तुशास्त्र होता है दैट्स रिलेटेड टू आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारी अर्थ से लिंक्ड होती है। देखिए, हमारी सारी वर्ल्ड में जितनी संरचना है वो सब वास्तव में, चाहे वो पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आपका मोबाइल का सिग्नल हो, वो सब किससे मिलके बने हैं? सभी 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 में रेज हैं, चाहे वो दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, है ना। आप हमें बताइए कि आप किसी पर्टिकुलर लड़के को पसंद करते हैं बहुत, वो आपको अच्छा लगता है, आप उसे लाइक करते हैं, या कोई लड़की किसी लड़के को लाइक करती है, या लड़का किसी लड़की को लाइक करता है, तो यहाँ पे किसका गेम है? हमारे हार्ट से जो बीट्स के थ्रू हमारी जो रेज निकल रही है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रही है ना। मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th में था तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट आया था।
आपको मालूम है हमारा जो हार्ट बीट करता है, बीटिंग के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं पुरकिंजे सिस्टम, Yes, sir. Kinji fiber. और एक होता है जिसे बोलते हैं ऑरियो वेंटिकुलर नोड। यहां से बीटिंग स्टार्ट होती है और ये पूरे शरीर को बीट करती हुई चली जाती है, और पूरे शरीर में जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किससे होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। Potassium. सोडियम Ions. और पोटेशियम पंपिंग की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। अब ये जो ऑरियो वेंटिकुलर नोड है, इससे रेज निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा, यही नाम दिया गया उन्हें। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि कोई हार्ट से कौन सी बीट निकल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए ये सेशन रिकॉर्डिंग में है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं न तो साइंटिस्ट हूँ ना डॉक्टर हूँ। मेरा अपना एक अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मे बी रॉन्ग। अगर हम ये पता लगा लें कि उनकी रेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उससे हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम उन्हें रेस दे दें तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा, और अगर उन्हें स्टे रखें उसी लेवल पे, मरते हुए आदमी को हम शायद रोक सकते हैं अगर हमारा हार्ट बीट होता रहे तो। चाहे ये मेरी हाइपोथेसिस है, केवल कल्पना है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद सर ऐसा हो सकता है। यस, सर एक जगह पे ये हाइपोथेसिस गलत भी नहीं है, क्योंकि सर जो भी हाई मैग्नेट, सर न्यूडिनम मैग्नेट्स के बारे में आपने सुना होगा, उस पर वार्निंग दे रखी होती है कि आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूज करेंगे तो आपको माइग्रेन के साथ साथ हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं, जिसमें आपको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सर एक स्पेशल सूट डिजाइन किया जाता है। सर ये बिल्कुल। आपकी हाइपोथेसिस एक तरीके से बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक्स दिए जाते हैं जब इंसान को हार्ट अटैक आया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, बड़े हैवी शॉक्स होते हैं, वो आम आदमी को दे दिए जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ ने मुझे क्या बना दिया पता नहीं। तो मैं जब 12th में पढ़ रहा था तो मेरे जो एक बायोलॉजी का वो थी, गाइड थी, उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर का एक कवर चढ़ा रखा था जिसके ऊपर एक उस समय टेलीविजन आता था, उसका नाम था सलोरा। उसमें एक उस समय तक वो नहीं आते थे रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल आना स्टार्ट हुआ तो उस पे एक परी बनी हुई थी जिसके पंख लगे हुए थे और वो हाथ में उस रिमोट को पकड़े हुए थी। तो उस रिमोट से रेज निकल रही थी, सामने टेलीविजन था, और मैं पढ़ रहा था ऑरियो वेंटिकुलर नोड से निकलने वाले रेज को और किस तरीके से वो हार्ट को affect करती है। मेरे दिमाग में ये स्टक हुआ, क्या ऐसा ही कोई रिमोट नहीं बन सकता है? और यू विल नॉट बिलीव कि मैंने जब अपने सर के साथ में ये चीज शेयर करी तो उन्होंने भी ये कहा कि राजपाल आप जो कुछ कह रहे हो इसमें दम है, और इसके लिए हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कोशिश करो अच्छा रहेगा, और उसके लिए आप क्या करो, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, टाटा फाउंडेशन, और इन्हें लिखो लेटर। तो शायद मेरे पास में लेटर अभी भी पड़े होंगे और वो मैटर पड़ा होगा कि मैंने लिखा किसको मालूम है? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को लिखा, टाटा फाउंडेशन को लिखा, और एस्कॉर्ट्स को लिखा, और उसके बाद में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को लिखा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का हमें केवल नाम पता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है कहीं और वो अमेरिका में है, अनबिलीवेबली, जिस पे मैं विश्वास नहीं करता था कि ऐसा हो सकता है। 15 दिन में मेरे पास यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से पूरा लिटरेचर और मटेरियल आ गया था कि मैंने ये लिखा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ाई कर सकूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है और मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं खोजना चाहता हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर मेरी हेल्प करी जाए तो मैं जो कुछ हो सकता है, जो भी कंडीशन हो, उन्हें मैं फॉलो करूंगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो लिटरेचर आया, उन्होंने हमें पूरा गाइड किया कि आपका पढ़ाई का एक पैसा भी नहीं पड़ेगा, आपको अपने घर से लेके एयरपोर्ट तक आने तक का भी किराया मिलेगा, आप कुछ स्कॉलरशिप्स हैं उनको उनमें अपेयर होइए और उन्हें आप फाइट करिए, अगर उनमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ फ्री होगा। तो एक
ऑस्ट्रेलिया की कमेटी है जिसका नाम है रोड्स स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी, जिसमें अगर आप उसको फाइट करके पास हो जाते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर करते हैं और आपका सारा खर्चा वो कमेटी उठाती है। मेरा उसमें प्राइमरी सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ ऑपरेशंस हुए, कुछ 4-5 ऐसे ऑपरेशंस हुए जिनकी वजह से मेरी पढ़ाई मेरे को छोड़नी पड़ी। मैं पढ़ता तो शायद मेरी आंख, मेरा दिमाग और तमाम चीज़ों पे इतना ज़्यादा असर पड़ता कि मेरी एग्जिस्टेंस के लिए भी प्रॉब्लम थी। मेरे को छोड़ना पड़ा। आज भी कष्ट होता है जब उन चीज़ों को मैं याद करता हूँ तो खैर उस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे। और आप लोग यंग माइंड्स हैं, आप लोग अपने आप को इग्नाइट करिए। फिर भी मैं 50 प्लस होने के बाद भी आज भी ये सोचता हूँ कि अभी भी मैं बहुत कुछ नया कर सकता हूँ। और आपको मैं बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरे को उसका आप कोई अफसोस नहीं। मैंने मैनपुरी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को पढ़ाया है, सीएमओज को पढ़ाया है, आईएएस और आईपीएस हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। एंड वट एवर आई एम सेइंग आई नो एब्सोल्युटली वेल कि ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है और ये किसी भी लेवल तक रिकॉर्डिंग्स पहुंच सकती हैं। मैं उन आईएएस के नाम भी आपको बता सकता हूँ। एक आईएएस हैं जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ यूपी में बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं और उनका नाम है क्या नाम है देखिए, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माने गए हैं और उन्होंने मुजफ्फरनगर में इतने ज्यादा एनकाउंटर्स किए थे जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। मैनपुरी एसपी रह चुके हैं। उनका नाम है आशुतोष पांडे। यस, आशुतोष पांडे जी, जो एक मैनपुरी में मतलब यहाँ पे बड़ी पोजीशन पे हैं। अभी यूपी पुलिस में आप नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा किस पोजीशन पर कहाँ पे हैं। तो बहुत सारे सारे सिविल सर्वेंट्स, पीसीएस, आईपीएस हमारे इंस्टीट्यूट में भी रहे हैं और बहुत कुछ लोगों से मेरा बड़ा अच्छा लिंक रहा है और कई डीएम्स इतने अच्छे वेल ट्यूनिंग में रहे हैं जिनके साथ मेरे फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। फिलहाल इस चीज को मैं वापस अपनी जगह पे आना चाह रहा हूँ। मैं ये सब चीजें आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी एज अभी कम है और आप लोग कुछ ऐसा करिए लाइफ में कि बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल हो। आपने उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, उस फिजिसिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, भौतिक शास्त्री के बारे में जिसका आईक्यू लेवल आइंस्टीन से भी ऊपर जाना जाता है और जिसकी फिजिकल स्टेट ऐसी थी कि वो अपनी आंखों के मूवमेंट के अलावा अपने शरीर को भी मूव नहीं कर सकता था। जानते हैं उस स्टीफन हॉकिंग, साइंटिस्ट? स्टीफन हॉकिंग सर। स्टीफन हॉकिंग। उसने उसका कौन सा नाम एक्सपेरिमेंट किया था सबसे बड़ा, सबसे लास्ट? अभी सर, अभी लेटेस्ट तो उनकी निकली है, जो उनकी डेथ से पहले उनकी बुक थी, द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स। तो सर मैंने वो पूरी की पूरी बुक पढ़ी थी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल्स के ऊपर इतनी बड़ी थीसिस दी है और एक्सप्लेन भी किया कि जो उसकी एक्रेशन डिस्क होती है, व्हाई इट इज सीम टू बी लाइक दिस, और ब्लैक होल क्यों ब्लैक देता है। उन्होंने बिग बैंग क्या है और ब्लैक होल्स क्या है और पृथ्वी कैसे बनी, जी सर। और उन्होंने, आप सभी को पता होगा, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक लैब है स्विट्जरलैंड की जिसका नाम है, क्या मालूम है? CERN। कितने लोग जानते हैं इसको? CERN, ये वर्ल्ड की फिजिक्स की सबसे बड़ी लैब है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कोलाइड हेड्रन। पढ़ा है किसी ने? ये स्टीफन हॉकिंग्स की निगरानी में हुआ था और इसमें दो बहुत बड़ी मशीन्स को आपस में टकराया गया था और उससे ये जानने की कोशिश की गई थी कि क्या दो मेटेरॉइड्स के टकराने से पृथ्वी का जन्म हुआ। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आए, भटक जाते हैं, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाता है और हम जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठे हैं वो पीछे रह जाता है। 10:21 हो गए हैं। मैं पूरे दिन हर हर टाइम किसी न किसी काम में बहुत लगा रहता हूँ। अभी आपसे फ्री होऊंगा उसके बाद भी मेरे को काम करना है और मैं ये जानता हूँ कि मेरी लाइफ जितनी भी रह गई है, मैं अब जो काम कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए कतई नहीं कर रहा हूँ। पैसा मेरे पास बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है और पैसे को आना ही है अगर मैं काम करूंगा तो। मेरी पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग जो मेरे को मिल रहे हैं ना, यंग माइंड्स, ये मेरा मतलब
बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ मैं कि आप जैसे लोग मिल रहे हैं और आपके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभवों को शेयर कर पा रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग ऐसे क्लिक होंगे जो कुछ ऐसा करेंगे जो वर्ल्ड में यूनिक होगा, और आप अपना ही नहीं, हमारे इस एरिया का, इस कॉलेज का, इस क्षेत्र का भी नाम आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो दूसरी चीज बता दूं, थकान को, जब थकान आप महसूस करते हैं तभी होती है, और अगर न करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी अगर आप बहुत थके हुए हैं और आपको पता लगे कि आपकी मदद सीढ़ियों से गिर गई, 1 मिनट में आपका सारी थकान, सारी यूजनेस और सारा कुछ खत्म हो जाएगा और आप फुली रिफ्रेश होंगे। और पढ़ाई के मामले में आप ध्यान रखिए, हमेशा पढ़ाई के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ये है कि जो पढ़ाई रात में होती है, असली पढ़ाई वही होती है, दिन में कोई पढ़ाई नहीं होती। सेंट जॉन्स कॉलेज का मैं स्टूडेंट था, तो मेरे को याद है एक वो दिन, वो सॉरी रात, जब करीब लगभग 12:30-1 बजे के करीब, आपका जो अभी बिल्डिंग है, मेरे को नहीं पता उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, जब एंट्री करते हैं तो बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है, जो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सर का या जो स्टाफ के रूम्स हैं उनके बगल से सामने, वो कभी पहले बीएफ हॉस्टल हुआ करता था, बिशप फ्रेंच हॉस्टल। तो उस बिल्डिंग में हम कुछ लड़के बैठे थे, 5-7-8 लड़के थे, बातें कर रहे थे 1-1:30 बजे। एक लड़का आया, उसने गेट खोला, देखा और बोला, पढ़ने आए हो? और हम लोग जवाब देते, उससे पहले वो बोला कि दोस्ती मत करना, और कह के चला गया। हम लोग खूब हंसे कि यार ये कौन सा पागल है, न जानते हैं हम ना कुछ, केवल गेट गेट खोला और बोला पढ़ने आए हो, दोस्ती मत करना। बाद में पता लगा कि वो रिसर्च स्कॉलर है, तब पता लगा कि उसकी बात में दम है। रात को 1 बजे बैठे हम गप्पे मार रहे हैं, दिन भर तो गप्पे मारते ही हैं, रात तो कम से कम अपनी होनी चाहिए पढ़ाई की। और रात को जो आप पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई का आनंद ही अलग होता है ना? तो आप रात को जो पढ़ाई करते हैं वही असली पढ़ाई है, वही असली तपस्या है। और सपने आप दिन में देखें और रात में पढ़ाई करें, अगर सक्सेस को अचीव करना है तो। ओके, पढ़ा जाए या ऑफ करा जाए यहीं से? ओके सर। सॉरी, सर एक क्वेश्चन है। बताइए। सर जैसे आपने अभी कहा कि रात में पढ़ना चाहिए, अब जैसे सर कोई कहते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, देखो, क्योंकि उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है ये। तो सर सबसे अच्छी बात तो यही है कि सुबह 3 बजे के बाद आपको जग जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि एक आप उस पोजीशन को अचीव करेंगे जहां पे दिन रात का आपके लिए कोई मायने ही नहीं रह जाएगा। आपको पता है, बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग जितने बड़े हुए हैं, उनकी लाइफ के अगर एस्पेक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत विचित्र अनुभव होगा। आप पढ़ना कभी कि जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने क्या हुआ, जब इंटरनेट की रिसर्च हो गई थी और बिल गेट्स अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में लगा हुआ था, उस समय जब पता लगा कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, मालूम है? मालूम है भाई? अल्टा विस्टा। और जो वो था, क्या नाम है, ब्राउजर था, वो था मोजिला फायरफॉक्स। और माइक्रोसॉफ्ट का कोई ब्राउजर नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत एम्प्लॉयज ने कहा कि देखो इंटरनेट डेवलप हो रहा है और ऐसे ऐसे में हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, लेकिन बिल गेट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप केवल एक 10 मिनट का समय निकालें और आप क्या करें, हमारी बात को सुन लें।
बिल गेट्स ने 10 मिनट देने के बाद में वो कम से कम 10 दिन बाद उस लैब से निकल के बाहर आया। और आपको पता है कि जो वो थे, क्या नाम उनका, जो हिंदी की पोइम्स लिखते थे बहुत ज्यादा, गुरुदेव, क्या नाम है उनका, पूरा बताओ। कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके साथ क्या होता था कि वो 2 3 4 लोगों के साथ अगर बैठे बातें कर रहे हैं तो बातें करते 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 उनके अंदर कुछ ऐसा आएगा कि उनका शरीर झूमने लगेगा और आंखें बंद हो जाएंगी, और उसके बाद लोग समझ जाएंगे कि अब इन्हें अकेला छोड़ने की जरूरत है। उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी वो खाना भी नहीं खाएंगे, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब वो बाहर आएंगे तो एक नई रचना उनके रूप में मिलेगी आपको। यू नो इट। आपने जो वो है आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में एक चीज सुनी है, ये तो सबने सुना है, E = mc²। स्क्वायर। आज मैं आइंस्टीन की एक कहानी सुना के बात खत्म करूं। जी सर। ओके सर। बहुत अच्छी कहानी है। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आइंस्टीन इतना बड़ा विद्वान था और आप इतने बड़े पागल हो, तो आप कतई टेंशन मत लेना, एक मेरी वाली कहानी सुना देना उसे। फिर वो कहेगा यार आइंस्टीन इतना बड़ा उल्लू भी था क्या। आइंस्टीन कितना बड़ा उल्लू था मालूम है, उसकी कहानी सुन लो। एक बार क्या हुआ, आइंस्टीन के एक साथी प्रोफेसर ने आइंस्टीन को अपने घर पे बुलाया खाने पे। ठीक, खाने पे बुलाया, दोनों में काफी बातें हुई थोड़ी देर तक। उसके बाद टेबल पे खाना लगा, दोनों ने खाना खा लिया। उसके बाद रात काफी हो चुकी, 1 1:30 2 बज गया। अब दोनों टेबल पे बैठे, एक दूसरे की तरफ देखते और घड़ी की तरफ देखते, और फिर कोई नई बात चालू कर देते। अब दोनों ही इस बात से बहुत परेशान कि टाइम बहुत हो रहा है, और दोनों ही इस बात से बहुत परेशान कि कैसे कहेंगे टाइम बहुत हो गया और अब हम लोग अब बातें बंद करें। क्योंकि इंग्लिश मैन जो होते हैं ना, बड़ा एटिकेट एंड मैनर्स वाले लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो करते हैं। तो जब रात के लगभग 3:30 4 बज गए और हद हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई, तो आइंस्टीन ने कहा कि आई एम सॉरी मिस्टर प्रोफेसर, अब रात भी चली गई है, दिन होने को है, इससे पहले कि मेरे कुछ एक घंटे और बर्बाद हो जाएं, मैं अब माफी चाहूंगा। मैंने आपको खाने पे बुलाया था और खाना बहुत पहले हो गया, अब आप कम से कम हमें अकेला छोड़ दीजिए जिससे मैं कुछ कर पाऊं। किसने कहा? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने। किससे कहा? प्रोफेसर से। अपने साथी दोस्त। दोस्त कौन था? बॉस। जिसने जिसने उन्हें अपने घर बुलाया था। किसे? आइंस्टीन को। को। और आइंस्टीन ये भूल गए कि वो किसी के घर पे आए थे, और होस्ट वो है। गलती यहाँ पे आइंस्टीन की नहीं है, उस होस्ट की नहीं है, आइंस्टीन की खुद की है कि वो खुद उन्हें जाना है, उसे थोड़ी जाना है। तो आइंस्टीन इतने बड़े बेवकूफ भी हो सकते हैं। इसे क्या कहेंगे आप लोग, कैसे लेंगे इसे? ऐसे लेंगे कि हम जब भी कोई काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो उसमें इतना ज्यादा अटेंशन पे करेंगे कि चाहे वो न्यूक्लियर सर्च हो या झाड़ू लगाना हो। आपने एक बंदे का नाम पढ़ा होगा, जिसने, ब्लैक पर्सन था वो, और जिसका एक कॉलेज में सिलेक्शन ही स्कूल में इस आधार पे हुआ था, झाड़ू लगाने पे। मालूम है उसका नाम? स्टोरी पढ़ी है नए स्टैंडर्ड में। मालूम है? उसका नाम शायद
विलियम से स्टार्ट होता है। ये ब्लैक स्मिथ है शायद, जो बाद में इतनी बहुत बड़ा राइटर बना और बहुत बड़ा नाम इसने कमाया। शायद मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य है कि जब वो स्कूल में गया तो उस स्कूल में ब्लैक्स को एडमिशन नहीं मिलता था, और वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता था, बहुत ज्यादा इच्छा थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? तो उसने बोला आप जो कहेंगे वो करेंगे। बोला आप झाड़ू लगा सकते हो क्या? उसने बिल्कुल लगा सकता हूँ। उसने झाड़ू लगाया। उसके झाड़ू लगाने के तरीके में, हाँ यस, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यू नो एब्सोल्युटली राइट। ये एक लिखा हुआ उनका चैप्टर है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। और क्या यहाँ ब्रूकर टी वाशिंगटन है? एब्सोल्युटली राइट, विलियम ब्लैक स्मिथ नहीं है, ब्रूकर टी वाशिंगटन। तो दिमाग में देखो रह जाती हैं चीजें, करेक्टर्स बदल जाते हैं लेकिन इमेज खत्म नहीं होती। तो उसको माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में उसने लिखा है कि उसका एडमिशन कैसे हुआ और क्या हुआ। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप न्यूक्लियर रिसर्च कर सकते हैं, ये मायने रखता है कि आप झाड़ू कितनी अच्छी तरीके से लगाते हैं। जो झाड़ू बहुत अच्छी तरीके से लगाता है वो न्यूक्लियर रिसर्च भी अच्छी कर सकता है, जो झाड़ू नहीं लगा सकता वो न्यूक्लियर रिसर्च की बात छोड़ दो। अब ये जरूरी नहीं है कि मछली हवा में उड़े या जो हाथी है वो पानी में तैरे। जिसका जो नेचर है ह्यूमन बीइंग से जो पॉसिबल है, उसको जो भी आप करें फुल अटेंशन के साथ करें। ऑब्जेक्ट बस इतना है। तो आइंस्टीन अगर होस्ट नहीं थे, उनके घर पे खाना खाने गए थे, तब भी आइंस्टीन इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थे कि वो ये भी भूल गए कि वो घर उनका नहीं है, वो किसी के यहाँ गेस्ट हैं। ये डीमेरिट नहीं है आइंस्टीन की, ये आइंस्टीन का अटेंशन है। तो आप इसे डीमेरिट के तरीके से देख सकते हो, या आइंस्टीन के डेडिकेशन और अटेंशन को देख सकते हो कि जो बंदा किसी के घर जाने पे भी ये भूल जाए कि वो किसी और घर में है, उसकी अपनी दुनिया कौन सी होगी। So with all these words, time is actually over. It is now 10 past 34. हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, but there should be limit everywhere. Now I am closing this session. If anyone have any question, you can please ask me. एक क्वेश्चन है मेरा। सर आपने अभी हमें कोलाइड हेड्रन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जो स्टीफन हॉकिंग की नजरअंदाज उसमें हुआ था देख रेख में। सर एक प्रोजेक्ट अभी हुआ है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स को टेलीपोर्ट करने के स्टेट में किया गया है सर। वो भी स्विट्जरलैंड की इसी CRN यूनिवर्सिटी में हुआ है। सर उधर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और उन्होंने उस पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया है विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सर आपने इसके बारे सर मेरे को काफी कम नॉलेज मिली है इसके बारे में रिसर्च करने पर भी। सर आपके पास अगर थोड़ी सी भी इसके बारे में तो प्लीज। इस मैटर में मैं आपको बताऊं, आपके कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, का नाम है क्या नाम है, विक्रम कुशवाहा, फिजिक्स में ही है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं? यस सर। उन्हें जानते हैं? नहीं सर। डॉक्टर विक्रम कुशवाहा। तो वो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं और हमारे मैनपुरी के ही हैं, है ना? ओके सर। आप उनसे इस टॉपिक पे बात करिए। वो कई कंट्रीज में गए हैं और रिसर्च भी उन्होंने बहुत की है, और बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है। आप उनसे बात करिए। इस मैटर पे मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा इनपुट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं है। राइट? ओके सर। विक्रम कुशवाहा सर। विक्रम कुशवाहा आप क्या हैं, आप मेरे बारे में उनसे शेयर कर सकते हैं जी और सर श्योर। उनसे बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। और उन्होंने इवन कुछ समय शायद उसमें भी टाइम दिया है, इसमें जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसमें भी शायद कुछ समय रहे हैं वो। तो उनसे आप बात करिए, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? नो सर। देखिए, अंबिका, अमरीन, अंजलि,
अंजलि शर्मा, अंजलि चौहान, अनुष्का, आरती, आस्था, वर्षा, दीपक, फलक, गौरी, काजल, खुशी, खुशी, मनु, मोहम्मद वकार, मोहिनी, मोनू, नेहा, निशा, पल्लवी, प्राची, प्रसन्ना, प्रियांशी, राखी, ऋतिक, ऋतिक, पायल, रिया, मित्रा, संजना, शालिनी, सोनम, तान्या, तान्या एंड विधि, अनेजा। तमाम सारे स्टूडेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि इस समय जितने स्टूडेंट हैं उनमें से 4-6 ही मेल स्टूडेंट्स होंगे, बाकी के सब फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये डेफिनेटली प्रूव करता है कि डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी इज मोर इन फीमेल्स, एंड हर जगह पे वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल माय बेस्ट विशेस कि जो कुछ मैं नहीं कर पाया उस सभी को आप लोग कर पाएंगे, और उससे आगे कुछ आप ऐसे करेंगे काम जिनके लिए वर्ल्ड आपको पहचानेगा, और आप ऐसे स्टूडेंट बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड नाइट टू यू ऑल। सी यू टुमारो। आज ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ, कल हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा और हिंदी में नोट्स भी शेयर हो जाएंगे। और मैं एक फेवर के लिए आप लोगों से जरूर कह सकता हूँ, और वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। अब ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है ग्रुप में, फिर भी जितने हैं ये वास्तव में वो स्टूडेंट हैं जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप जो वीडियोस हैं उन पे भी अपने कमेंट्स दीजिए, अपने रिकमेंडेशन दीजिए, अपने क्वेश्चंस वहाँ पे भी राइज करिए। और कई सारे स्टूडेंट्स आप जैसे होंगे जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। अभी तक क्या कभी इसकी को करिकुलर कोर्स की क्लासेस लगी हैं आपकी? सर लगी तो है पर इतनी डेडिकेशन से कभी अटेंड नहीं की। नहीं की, लगी हैं। तो वही चीज़ है कि कभी आप नहीं हो पाए प्रॉपर, कभी टीचर प्रॉपर नहीं हो पाए, कभी कोई वजह रही, कभी कोई वजह रही। ये पढ़ाने का सबसे बेस्ट चैनल है ऑनलाइन का, आपको रिकॉर्डेड भी सब कुछ मिल जाता है। उसका बेस्ट फायदा आप लोग उठाइए और कुछ डिफरेंट करिए। ओके, सो आपने हम लोग को एक होमवर्क दिया था सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट? दैट होमवर्क आई एम क्वाइट श्योर कि किसी ने नहीं कर पाया होगा। नहीं सर, अभी आपने कल के लिए दिया था। हाँ, कल के लिए मैंने दिया था कि यू हैव टू सर्च हु इज द फादर ऑफ एलोपैथी and which day is celebrated as Allopath Day, and if not, then why Allopath Day is not being celebrated while homeopathy, naturopathy, Ayurvedic, Unani, all the medicine systems have their fathers and they celebrate the day. But as far as my knowledge is concerned, it is not celebrated by the allopaths. Why? Okay. ओके सर, कल का आंसर क्या है सर? शराब में पानी, पानी में शराब। सर उसका करेक्ट आंसर क्या था? देखिए, अभी आप बस गिलासों को पलटते रहो और अपने दिमाग को घुमाते रहो। सर कल वाला क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं सॉरी, सर? शराब पानी वाला आपने क्वेश्चन किया था, वो रिपीट कर सकते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर न मिलें तो ही अच्छा है। सर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन जानना था, सर खुद सर्च करेंगे। बताइए, कुछ पूछना है किसी को? ऑफ किया जाए। और एक चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक ईगरनेस और होगी, है ना? वो क्या पता है कि व्हाई आई डोंट प्रीफर टू स्टार्ट माय वेबकैम। एम आई राइट? कि नहीं?
मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ यहाँ से।